हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के करंट अफेयर्स में जो आप ऑडियो आर्टिकल सुनते हैं उसमें बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश माने जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उसमें करंट अफेयर जो पूछे जाते हैं या मेंस में पूछे जाते हैं या इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या अन्य एग्ज़ाम है, बिहार एसआई है, बहुत सारे एग्जामिनेशन है, उसमें जो करंट अफेयर सब जो पूछे जा रहे हैं वो है जो टोटली है जो आपको पेपर से कनेक्टेड होना चाहिए, तब है जो आपके करंट अफेयर सब पकड़ाएंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों आज का जो राष्ट्रीय संस्करण है जो क्या कहता है उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। और सबसे पहला जो है जो कल संविधान दिवस था और संविधान दिवस के मौके पर है जो बहुत सारे कार्यक्रम हुए, उसमें भी है जो एक के न्यायपालिका में अखिल भारतीय सेवा लाने का है जो कहीं ना कहीं है जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने है जो उन्होंने है जो अपना विचार व्यक्त किया है। आगे देखते हैं ऐसा क्या होता है। अभी आप जानते हैं कि कॉलेजियम के सिस्टम से है जो इस प्रकार का है जो चयन होता है। चलिए आगे हम संविधान दिवस पर मन की बात में जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा है जो बातें की गई, कुछ राजनीति बातें हैं, कुछ आपसे रिलेटेड बातें, उस पर है जो हम चर्चा करेंगे। भारत का अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2040 तक $40 अरब पहुंचने के आसार हैं। ये है जो आज के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है जो ये चीज़ें हैं। COP28 की बैठक में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री, आपको बताया था कि UAE में होने जा रही है बैठक। भारत ईरान के बीच चाबहार परियोजना पर जो चर्चा हुई, आप जानते हैं कि चाबहार कितना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है जो डीप फेक के जो मामला है जो लगातार 10 दिनों से है जो भारतीय टेलीविजन और राजनीति की दुनिया में है जो ये देखा जा रहा है। और AI क्या कहता है, डीप फेक क्या कहता है, इसके लिए क्या नियम बना रहे हैं सरकार ने, क्या है जो इसके लिए प्रोटेक्शंस ला रही है, क्या करना चाहिए लोगों को जागरूक बनने के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा है जो हम जो चर्चा करेंगे दोस्तों। मजबूरी बनी रेवड़ी संस्कृति। एक राज्यसभा के सांसद और भारत के वरिष्ठ वकील में जाने माने कपिल सिब्बल साहब का है जो इन्होंने लिखा है कि मजबूर बनी रेवड़ी संस्कृति। और वास्तविक है जो अभी वर्तमान समय में जिस प्रकार की राजनीति की चक्र घूम रही है, ये है जो उसके है जो चक्र में है जो कहीं ना कहीं है जो अपने आप को है जो दिखाई पड़ती है। लक्ष्य के करीब पहुंचा जल जीवन मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे रिलेटेड मुद्दा है, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड मुद्दा है। जो जल जीवन मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सहकारिता में डिजिटल क्रांति की है जो बात की गई है, जो सहकारिता के माध्यम से कैसे डिजिटल क्रांति है जो उसका सरोकार है जो बढ़ा रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नए ताप बिजली संयंत्र लगाने में झिझक रही कंपनियां, इसके बहुत सारे रीजंस बताएंगे कि क्यों झिझक रही है। 2070 में कार्बन न्यूट्रल करने की बात कर रही है। अगर हम संयंत्र लगाते हैं, एक संयंत्र को कम से कम 30 से 35 साल जो चलता है, आगे क्या इसका भविष्य होगा, कोई कंपनियां है जो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं है जो एक दूसरे की ओर खींच रही है, एक दूसरे को पूरक होती जा रही है। यही समस्या है जो उत्पन्न हो रहा है। भारत के खिलाफ जनमत संग्रह की अनुमति कैसे दे सकता है कनाडा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग तरह की है जो आज की राजनीति में किस प्रकार से विदेश नीति को कनाडा ने है जो हमारे संप्रभुता पर हमला किया है। तो निश्चित रूप से जो ये कहने वाली बात है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर है जो आप है जो लाइक एंड सब्सक्राइब है जो ज़रूर करें। मैं तो दोस्तों हम है जो विशेष है जो इस पर हम चर्चा करेंगे कि अभी है जो बात कही गई है अखिल भारतीय सेवा की, जो हम बात की गई है कि भाई न्यायपालिका में है जो चयन हो। आप जानते हैं दोस्तों कि कल संविधान दिवस था और उन्होंने कहा है कि न्याय जो होती है ना, अगर इसकी बात किया जाए कि जो न्याय होता है वो महंगा न्याय है और कहीं ना कहीं है जो जटिल न्याय है जो भारत में है जो देखा जाता है। आप जानते हैं कि आप अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके देख लीजिए कि अगर आपके किसी प्रकार का अगर इस प्रकार की केस मुकदमा होता है तो कितनी है जो आज का जो समस्या है जो जटिल हो गई है। पैसा खर्च होता है, लोगों को परेशानियाँ होती है, तो कहीं ना कहीं है जो समय, पैसा और किसी एक विश्वास को कैसे है जो बढ़ाया जाए, ये है जो संविधान दिवस पर है जो द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने है जो कही है। उन्होंने कहा कि नागरिकों के लिए है जो ये है जो किस प्रकार से है जो सहज और सरल बनाया जाए। दूसरी चीज़ है कि दोस्तों इनका है जो कहना है कि हमने है जो बहुत सारे जगह हम कॉलेज में गए, IIT में गए, IIM में गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गए, तो उन्होंने कहा कि हमें जिस प्रकार से प्रतीत होता है कि लोगों को न्यायपालिका के प्रति रुझान और विश्वास बढ़ा है, लोग है जो इसमें आना चाहते हैं, लेकिन ये है जो सेवा है जो अखिल भारतीय सेवा नहीं होने के कारण बहुत सारी अपनी प्रतिभा है जो कहीं ना कहीं है जो दिखाने का मौका नहीं मिलता है, इसमें आ जाने का मौका नहीं मिलता है। तो उन्होंने ये जैसे प्रस्ताव मैंने अपने विचार रखे हैं कि जिस प्रकार से IAS एडमिनिस्ट्रेटर
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस की भर्ती होती है, फॉरेस्ट सर्विस की आपका फाइनेंस सर्विस की होती है। तो इसी प्रकार से है जो जुडिशरी की भी है, जो अखिल भारतीय सेवा पर है जो इसका है जो चयन किया जाए, उन्होंने अपना है जो इस पर है जो विचार व्यक्त किया। लेकिन आगे देखिए कि जो अभी व्यवस्थाएं हैं कॉलेजियम के माध्यम से है जो इसकी नियुक्ति की जाती है, और इससे क्या होता है कि वो एक एकाधिकार का कहीं ना कहीं है जो प्रश्न है जो वहाँ पर बन जाता है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय में है जो इसमें देखेंगे। और अभी हाल फिलहाल में सरकार और न्यायपालिका के बीच है जो इस पर टकराव है जो बड़ी थी। कुछ दिन पहले हम बताए थे कि किस प्रकार से है जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले में है जो सरकार और विधायिका के बीच है जो एक बहुत बड़ी एक चैन खींच गई थी, और बहुत मामले ऐसे थे जो है जो सरकार ने जो दबा कर रखे हुए थे। इस पे जो करी एक बेंच ने करी नाराज़गी भी है जो जताई थी। तो दोस्तों यही चीज़ है कि उनका है कि पारदर्शी तरीके से है जो इस किस प्रकार से जो न्यायपालिका में आगे बढ़ा जाए, इस पे है जो इनकी मुख्य भूमिका थी। पिछले आप किरण रिजिजू साहब को आप जानते होंगे कि टकराव के चलते उनको है जो न्याय जो उनका जो पद मंत्री था, उन्होंने जो अपना पद है जो गंवाया था। आप कुछ दिन पहले है जो आप ज़रूर है जो देखे होंगे। दोस्तों सब्सक्राइब एंड शेयर है जो जरूर करें। चलिए आगे है दोस्तों कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती के लिए हुआ था पहला संविधान संशोधन। देखिए आप दो चीज़ें हैं। आप आज जो 2023 से बैठकर आप 1951 की स्थिति को आप आकलन कर रहे हैं कि उस समय है जो स्थितियाँ क्या थी। ये थोड़ा सा है जो मुझे लगता है कि इस पे प्रधानमंत्री जी ने है जो जल्दीबाजी की बोलने में, लेकिन उनका अब देखिए बोलना सभी कहा कि और राजनीतिक रूप से अगर बोलते हैं तो उन्होंने दो ऐसी चर्चा की। एक प्रथम संविधान संशोधन की चर्चा की और दूसरा है जो 44वें संविधान संशोधन की उन्होंने चर्चा किया है। 44वें संविधान संशोधन की चर्चा है जो उन्होंने इसलिए किया है कि उस समय है जो आपातकाल के बाद जो वापस है जो लिए गए थे, कुछ रद्द किए गए थे, तो उन्होंने अपनी बताया कि जनता पार्टी की सरकार ने है जो आपातकाल के बाद है जो देश को लोकतंत्र बचाने में बहुत बड़ी भूमिका है जो निभाई। लेकिन उन्होंने प्रथम संविधान संशोधन पर है जो उन्होंने टिप्पणी किया कि वो है जो अधिकार को कहीं ना कहीं है जो कम करने वाला संशोधन था, और है जो वो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जवाहरलाल नेहरू है जो प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री का सीधा सीधा है जो थोड़ा सा है जो आपका राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसको है जो हमें है जो नहीं देखना है। आप इतना जान लीजिए 44वें संविधान संशोधन और मोरारजी देसाई के समय हुआ था, और जो पहला संविधान संशोधन तो जो था जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें दोस्तों की है जो 106 है जो सब बार संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। आप जानते हैं कि नारी बंधन है जो अधिनियम जो बना, कानून जो बना, वो है जो 106वां संविधान संशोधन था। तो निश्चित रूप से भारत का संविधान है जो बहुत ही मजबूत, बहुत ही मैंने एक अनुभूति देने वाला है जो लगता है 60 देश से ज़्यादा का संविधान से बना हुआ ये ड्राफ्ट कहीं ना कहीं है लगता है कि क्या है जो संविधान बनाया गया है। और निश्चित रूप से है जो आज है जो संविधान सभा के लोगों की जो दूरदर्शी थी, वो कहीं ना कहीं है जो आज भी है जो परिलक्षित होता है। एक ऐसा लचीला बनाया गया संविधान को कि है जो आज भी संविधान संशोधन करके है जो उसमें है जोड़ सकते हैं। तो कितनी अच्छी चीज़ें हैं, आप इसको थोड़ा सा समझने का जो प्रयास कीजिएगा। तो इसमें अगर बोला जाए कि उसमें महिलाओं की भागीदारी थी, 15 महिलाएँ भी थे उस समय जो संविधान सभा में थे। तो उसमें एक महिलाओं के अधिकार के लिए है जो एक हंसा मेहता जो थे, उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए उनके लिए आवाज़ है जो उठाई थी। तो कभी कभी ये जो क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जो महिलाओं के अधिकार के लिए सबसे पहली बार संविधान सभा में है जो किसने है जो अपनी है जो आवाज़ को बुलंद किया था, तो हंसा मेहता थे जो उन्होंने है जो आवाज़ को जो बुलंद किया था। तो दोस्तों इसी की चीज़ है जो दोस्तों है जो संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री मन की बात जो 107वां था उस पर है जो उन्होंने जो चर्चा किया है। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2040 तक $40 अरब पहुंचने के अग्रसर है। आप जानते हैं कि जो इसरो की स्थापना है जो 1969 में हुई थी दोस्तों, और अपना जो पहला जो साउंडिंग रॉकेट था जो है जो 21 नवंबर 1963 को है जो पहला साउंडिंग रॉकेट है जो लॉन्च किया गया था। साउंडिंग रॉकेट उसको कहते हैं दोस्तों जो अंतरिक्ष में अनुसंधान करने के लिए है जो किया जाता है, तो उसको साउंडिंग रॉकेट है जो कहा जाता है। तो उस करीब 60 वर्ष भी है जो दोस्तों है जो उसके पूरे हो गए 1963 से 60 वर्ष। तो आज तक जो हमने साइकिल से जो सफ़र किया था और आज जो सफ़र है कहीं ना कहीं है जो एक नई ऊंचाई पर पहुंचने पर है। हम है जो कुछ दिन पहले हमने जो चंद्रयान, मंगलयान और हमने गगनयान, फिर अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक अर्थव्यवस्था को है जो मजबूती प्रदान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी सबसे सस्ती है जो रॉकेट छोड़ने की है जो प्रणाली हमारे पास विकसित है। हम देश में विश्व के सबसे कम पैसों में है जो हम कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं है जो भारत की जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है वो है जो एक नई दिशा की ओर है जो काम कर रही है। और
ये है जो कहीं ना कहीं है जो प्रत्येक भारत के है जो प्रतिबद्धता और प्रतिस्पर्धा की है जो एक कहानी है जो कहीं ना कहीं है जो लिखी जाती है। तो निश्चित रूप से है जो दोस्तों है जो भारत का अंतरिक्ष व्यापार एक नई ऊंचाई पर है जो पहुंच चुका है। दूसरा चीज़ है कि दोस्तों इसरो के जो पहले मानव मिशन जो है उसके सहयोगी रूस होगा या अमेरिका, इस पर है जो अभी बातचीत करना बाकी है। लेकिन नासा के जो अभी जो वहाँ के जो प्रशासक हैं जो बिल नेल्सन, याद रखिएगा उनका है जो कभी कभी नाम पूछ देता है, जो व्यक्ति को देख रहे हैं उनका नाम है बिल नेल्सन, ये है जो नासा के है जो प्रमुख है। कभी कभी ये जो क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। COP28 में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे UAE, इस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों, जब तक है जो हो जाती है तब हम इस पर चर्चा करेंगे। कल है जो हमने चर्चा किया था। आप भारत ईरान के बीच चाबहार परियोजना पर चर्चा हुआ। चाबहार है जो भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चाइना की नीति को रोकने के लिए, फिर पाकिस्तान के ग्वादर को रोकने के लिए, और भारत को ईरान से है जो किस प्रकार से जो आगे है जो विदेश नीति को बढ़ाया जाएगा, हम कैसे मध्य एशिया की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये है जो चाबहार बहुत ही मेरे लिए है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और है जो कुछ दिन पहले है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कहीं ना कहीं है जो ईरान को अलग थलग जो अमेरिका किया था उसका प्रभाव है जो भारत भी पड़ा था, लेकिन भारत अपनी विदेश नीति को सही रखा। उस पर जो चर्चा फिर से हुई है। चाबहार को है जो आगे है जो और डेवलप करने की बात की गई है, इसमें और देशों को शामिल करने की बात की गई है। हमें जो चीन के प्रतिस्पर्धा को किस प्रकार रोकना है इस पे बारे में है जो चर्चा है जो हमें किया था। AI के बारे में है दोस्तों हमने चर्चा किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए दोस्तों AI के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो अभी कुछ दिन पहले है जो राजस्थान के चुनाव में अशोक गहलोत जी को आवाज़ को जो है जो डीप फेक करके है जो चलाया जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें कि ये हर जगह है जो प्रभावित कर रहे हैं, राजनीति को कर रही है, आर्थिक सामाजिक संस्कृति सबको कर रही है। आप कुछ दिन पहले है देखे होंगे सचिन तेंदुलकर की जो लड़की हैं उनका फ़ोटो है जो कैसे है जो उनको है जो डीप फेक के माध्यम से उनको है जो दिखाया गया था। तो ये सब चीज़ है जो और मॉर्फिंग कर देता है। मॉर्फिंग करने से क्या होता है कि आपके चेहरे पे किसी दूसरे का चेहरा, आवाज़ है जो उसमें चेंज कर देता है। तो AI एक सही दिशा में है जो काम कर रही थी, उसका है जो नकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे। जहाँ एक चिकित्सा, शिक्षा, बहुत सारी जगह में जो फिल्म उद्योग में है जो सब जगह है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है जो काम हो रहा था, लेकिन अब इसके है जो नकारात्मक परिणाम आ रहा है। और कहा जाता है कि है जो 900% है जो 2019 के बाद है जो बढ़ चुकी है। आपराधिक हथियार है जो कहीं ना कहीं है जो डीप फेक बनते जा रहा है। इसका है जो प्रभावी नियंत्रण है जो ज़रूरी है। क्या करना चाहिए इसके लिए है जो सरकार है जो काम कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ें कि इसको IT एक्ट CRPC को मिलाकर किस प्रकार से जो काम किया जाए। कुछ दिन पहले टेक कंपनियों के साथ है जो वार्ता भी हुई थी, उस पर है जो बोला गया था कि अगर आप इस पे जो काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो डीप फेक के माध्यम से जो किया गया था। इस पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि कहीं ना कहीं है जो ये आगे आने वाला समय में मानव सभ्यता पर है जो चुनौती है जो पैदा होगी। और एक मैंने निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि तकनीक है जो कहीं ना कहीं है जो हमारे है जो विपरीत में कार्य करना शुरू कर देगा। एक है जो अराजकता, डिजिटल अराजकता की बात करते हैं, वो है जो कहीं ना कहीं है जो आतंकवाद को है जो कहीं ना कहीं है जो और है जो ये बढ़ावा दे सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें, इससे इतना डर हो गया है कि लोगों ने है जो अपना निजता को है जो सबसे बड़ा बनाया कि अगर आपकी आवाज़ को किसी दूसरे के साथ शेयर कर दिया जाए, अगर आपकी फ़ोटो के साथ किसी दूसरे का साथ शेयर कर दिया जाए, बहुत लोग आत्महत्या कर चुके हैं इसे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको है जो रोकने का है जो AI है जो भी प्रभावी हो सकता है और AI के माध्यम से भी है जो इसको दूर किया जा सकता है। तो आप है जो इस पे है जो अपने को जागरूकता फैलाना है, फ्रेमवर्क बनानी है सरकार को और इस पे है जो काम करेगी। कुछ CRPC में है जो चेंजिंग करने की, IT एक्ट 67, IT एक्ट 69 और इसमें है जो क्या है जो डिजिटल प्रोटेक्शन बिल में है जो क्या करना चाहिए सरकार को, इस पे है जो कहीं ना कहीं है जो काम करेगी। आगे है दोस्तों कि कुछ ऐसे तकनीक है जिसे देख लीजिए, कुछ ऐसे तकनीक है फेस स्वैपिंग तकनीक से बनाता है डीप फेक कंटेंट है जो उससे बनाता है। कुछ है जो ऐप आपको बताते हैं, चीन का ZEO, डीप फेस लैब, फेक ऐप, फेस स्वैप, गिटहब जैसे बड़ी संख्या में इस सॉफ्टवेयर है जो उपयोग है। तो इसको कैसे पहचाना जा सके। एक चीज़ कहते हैं कि दोस्तों अगर मान लीजिए कि कोई ओरिजिनल फ़ोटो, उसके जो पिक्सल्स होते हैं उस पिक्सल से जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जब आप किसी दूसरे के फ़ोटो पर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो कट छट जाता है, उसकी जो लाइटिंग ज़्यादा आ जाती है। तो ये सब चीज़ें पहचानने का है जो प्रयास करना है कि किस प्रकार से जो कि हमारे साथ छेड़छाड़ तो नहीं हुआ है। ये है जो इस एल्गोरिदम पर है जो AI है जो उसको है जो पिक्सल को पकड़ने का प्रयास करती है और वही है जो अभी है जो कंपनी है जो उस पर जो काम कर रही है कि किस प्रकार इसको डीप फेक को पकड़ा जाए। तो यही मोटे मोटी
बातें थी दोस्तों जिसको है जो हमें बताना था। रेवड़ी संस्कृति, आप जानते हैं दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल का किया गया प्रयोग दिल्ली में एक सफल रहा, लेकिन कुछ दिन पहले है जो एक राजनीतिक है, लेकिन हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं। कुछ फ्री बीज जो होते हैं वो सामाजिक और आर्थिक रूप से सही होते हैं, आर्थिक सशक्त के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन जब ये फ्री बीज राजनीतिक रूप से जब इसका उपयोग करने लगता है तो इसके है जो कहीं ना कहीं है जो इसके दूरगामी परिणाम है जो कहीं ना कहीं है जो नकारात्मक होते जाते हैं। देखिए, अगर आप फ्री बीज है किसी को आप दे रहे हैं, सरकार क्या करती है? कल्याणकारी कार्य करती है, सही चीज़ है, कल्याणकारी कार्य करती है। जब ये कल्याणकारी कार्य जब है जो ये ज़्यादा स्थिति में पहुँच जाता है तो कहीं ना कहीं है जो ये है जो हमारे ऊपर है जो आत्मनिर्भर बन जाता है, सरकार के ऊपर आत्मनिर्भर बन जाता है, तो कहीं ना कहीं है जो व्यक्ति के जो आत्मनिर्भरता है वो खत्म हो जाती है। तो इसको एक कंट्रोल करने के लिए एक पैमाना सेट होना चाहिए कि कितना है जो हम फ्री बीज है जो लोगों के लिए है जो रखा जाए। अगर आप सब पैसा फ्री बीज में लगा देंगे तो जो सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर है, राजस्व घाटा बढ़ जाएगा, राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा, तो निश्चित रूप से है जो कहीं ना कहीं है जो सरकार के बजट पे उसका प्रभाव आएगा। और जो टैक्स पेयर हैं उनकी है जो मूल जो भावना है कि भाई हम है जो देश के विकास के लिए करते हैं, तो देश के विकास में कहीं ना कहीं उनके योगदान है जो कहीं ना कहीं है जो समस्या है जो उत्पन्न कर सकते हैं। क्या है कि हम समानता की बात करते हैं। निश्चित रूप से जो लोग 80 करोड़ लोग का है जो इनकम है जो कहीं ना कहीं है जो बताया गया है, अब डेटा कहाँ तक सही है कि 5,000, 6,000, 10,000, 12,000 रुपये के आसपास है। अगर जिस प्रकार से भारत 80 करोड़ लोगों को है जो खाना 5 किलो अनाज देता है और उस तरह से फ्री वेज को अगर है जो और इम्प्लीमेंट किया जाए तो निश्चित रूप से आपके रोड, आपके बंदरगाह, आपके हवाई जहाज़, आपके मैंने बहुत सारी जो समस्याएं हैं जो है जो धीरे धीरे उत्पन्न होगी। बजट नहीं रहेगा, काम नहीं होगा, विकास की पहिया है जो कहीं ना कहीं है जो गिर जाएगी। और विकास की जब पहिया गिरेगी तो वो है जो पूरी गाड़ी है जो ध्वस्त हो सकती है, और जब गाड़ी ध्वस्त हो जाएगी तो आपकी स्थिति है जो कहीं ना कहीं है जो अर्थव्यवस्था है जो पटरी से उतर जाएगी। तो निश्चित रूप से रेवड़ी संस्कृति को हमें है जो बचा कर है जो रेवड़ी संस्कृति को हमें है जो बैलेंस कर चलना होगा। हमारी राजकोषीय घाटा राजस्व नीति को है जो हमें है जो बचा कर रखना होगा, नहीं तो है जो स्थिति है जो और दोनों तरफ से ये सबका काम है। ये एक पार्टी का काम नहीं है, सही व्यक्ति सही पार्टी का काम है। हाँ, लेकिन कल्याणकारी कार्य को है जो हम अनदेखा नहीं कर सकते। वो भी फ्री भी सब है जो पैसा नहीं कमा सकता। आपके घर में 5 आदमी है, 5 आदमी पैसा नहीं कमा सकते हैं, उनमें आपको 1-2 लोगों को है जो साथ लेकर चलना ही होगा। तो इसी तरह से आगे है जो उनको भी है जो देश को भी इसी प्रकार से है जो आगे है जो लेकर जा सकते हैं। जल जीवन मिशन दोस्तों है जो 2019 में चालू हुआ था, 15 अगस्त 2019 को, और करीब है जो 13.9 करोड़ लोगों को है जो इसमें है जो पहुंचाना है। और कहा जाता है कि 19.24 जो करोड़ ग्रामीण घर हैं उसमें से 13 साढ़े 13 करोड़ को है जो पहुंचा दिया गया है। और निश्चित रूप से है जो कहा जा सकता है कि जो जल जीवन मिशन है लोगों के स्वास्थ्य के लिए, और लोगों को जो बजट जो स्वास्थ्य जो मान लीजिए कि जो जल की बीमारी से जो बीमारियां होती थी उसको कम किया गया। बजट को है जो कहीं ना कहीं है जो बजट का जो भार था उसको कम किया गया। लोग स्वच्छ पानी पी रहे हैं। तो ये है जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं, जल जिसको जल ही जीवन कहा जाता है, वो है जो सरकार पहुंचाने में कामयाब रही है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर है जो इस स्थिति को है जो लागू किया गया है, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। मैं इस है जो पहले है जो लागू किया गया था, और है जो इसके जो पायलट प्रोजेक्ट थे ये है जो सकारात्मक है जो कदम है जो उठाया गया है। तो दोस्तों है जो किस प्रकार से है जो आप है जो जल जीवन मिशन को जो भारत सरकार जो काम कर रही है उस पे है जो 2024 तक है जो इसको पूरा करने का है जो लक्ष्य रखा है। और निश्चित रूप से है कि जल एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जल को बचाना है, जल को किस प्रकार संरक्षण करना है, इसके जो पुनर्चक्रण किस प्रकार से करना है, और दूसरा चीज़ जो है किस प्रकार से है जो इसे है जो दूषित होने से बचाना है। आपको 2-3 फैक्ट देते हैं कि आप मुंबई में कम से कम है जो महाराष्ट्र में अगर बात करें तो 50 लाख लीटर पानी है जो सिर्फ गाड़ी धोने में यूज होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको आने वाला 2030-35 में आपकी है जो जितना मांग है उससे है जो आधा है जो पानी की है जो उपलब्धता होगी। तो ये सब चीज़ बहुत सारे वाटर कमीशंस का रिपोर्ट्स हैं, तो उस पर है जो हम चर्चा नहीं करेंगे, शॉर्ट चर्चा करेंगे कब हुआ ये सब चीज़ें चर्चा की। मेन से कुछ पॉइंट जोड़ दिए, कुछ पीटी के पॉइंट से जो इसमें जोड़ दिए। चलिए दोस्तों, नए ताप बिजली संयंत्र लगाने में झिझक रही कंपनियां। देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले है जो सरकार आर.के. सिंह ने जो ऊर्जा मंत्री उन्होंने कहा था कि भाई हमें है जो नई है जो ताप ऊर्जा का है कि जिस प्रकार से डिमांड बढ़ रही है, हमें है जो ऊर्जा की ज़रूरत पड़ सकती है।
तो नई कंपनियों के लिए उन्होंने है जो कुछ है जो टेंडरिंग किया था, तो उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंटरेस्ट नहीं दिखाई। कहा जाता है कि इससे पीछे रीजन्स है कि सरकार का जो लक्ष्य है कि नेट न्यूट्रल जीरो करने का, कार्बन शून्य करने का, अगर हम एक आज लगा देते हैं तो हो सकता है कि बीच में है जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है कहीं ना कहीं है जो खतरे में पड़ सकता है। तो इससे है जो लोग है जो विश्वास है जो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर से जो इसकी जो कमी आई है, तो सरकार को आगे आना चाहिए। और हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। सरकार यहाँ पर है जो अपनी बिजली से जो संयंत्र लगा रही है, ताप बिजली संयंत्र, और दूसरी तरफ COP28 में है जो अगर इसका जस्टिफाई करेगी तो कहीं ना कहीं है जो दोनों है जो कॉन्ट्राडिक्शंस है जो बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए है जो सरकार को एक नई रणनीति के साथ है जो काम करना पड़ेगा। और निश्चित है विकास करना है तो ऊर्जा जरूरी है। जब ऊर्जा जरूरी है तो आपके पास जीवाश्म ऊर्जा भी है जो उससे है जो आपको मिल सकता है, कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप है जो ग्रीन एनर्जी के लिए है जो उतना लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस अनुपात में है जो भारत काम कर रहा है एक बेहतर सराहनीय प्रयास है। और निश्चित रूप से है जो अब देखते हैं कि आगे इस कंपनियां को कौन सी कंपनियां हैं जो इसमें है जो इंटरेस्ट दिखाती है। तो ये है दोस्तों जो दोनों पॉइंट को है जो हमने बैलेंस करने के बाद भारत के खिलाफ जनमत संग्रह की अनुमति कैसे दे सकता है। जो वहाँ के जो हमारे उच्चायुक्त हैं भारत के, जो संजय कुमार वर्मा साहब हैं, क्वेश्चन पूछ देगा कि कनाडा में कौन थे उस समय, तो उन्होंने बहुत बड़ी आपत्ति की है कि कनाडा है जो किसी देश के जनमत संग्रह के बारे में कैसे है जो बोल सकता है। आप जानते हैं कि सिख जो वहाँ पर जो निर्जर की हत्या है जिसमें जो भारत और कनाडा के आपसी संबंध है जो कहीं ना कहीं बिगड़ चुके थे, लेकिन अब है जो पटरी पर आ गए हैं। और इस पे है जो जनमत संग्रह की अनुमति देना एक कहीं ना कहीं है जो भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता को है जो कहीं ना कहीं चैलेंज देना है। तो यही है जो उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने कहा है कि ये गलत प्रक्रिया है। अगर ये गलत प्रक्रिया अगर किसी देश के अगर धरती से अगर इस प्रकार की अगर बातें की जाती हैं तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और निश्चित रूप से अगर भारत की विदेश नीति अगर यहाँ पर डैमेज होती है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह से फेलवर हो जाएगी। भारत एक संप्रभु देश माना जाता है। किसी भी देश को आंतरिक हस्तक्षेप करने से, बाह्य हस्तक्षेप करने से रोकना उसकी देश की जिम्मेदारी है, ना कि कनाडा जैसे देश है जो किसी देश के लिए है जो जनमत संग्रह करा सकता है। और सीक फॉर जस्टिस या जो वहाँ खालिस्तानी समर्थक है उस पर जो वहाँ की जो राजनीतिक जो हवा हुआ है उसको है जो अगर लेकर किसी देश के संप्रभुता पर अगर हमला होता है तो ये है जो वास्तविक है जो खतरनाक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर जो सरकार और मिलकर है जो बैक वेंचर के माध्यम से इसको जो सुलझा लिया जाएगा। कुछ फैक्ट्स क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्रांस में हुआ था विश्व का पहला सफल आंशिक चेहरा प्रत्यारोपण जो हुआ था, फ्रांस में पहली बार हुआ था। दूसरा है कि अमेरिका में किया गया था विश्व का पहला जीवित यकृत प्रत्यारोपण, जो पहला जीवित यकृत प्रत्यारोपण है जो अमेरिका में है जो किया गया था। और संसदीय भूमिका के लिए याद किए जाएंगे जीबी मालवंकर साहब जो लोकसभा के अध्यक्ष थे और इन 1936 में जो है 1937 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली से चुने गए थे। 1952 में भारी बहुमत से पहली लोकसभा के अध्यक्ष है जो चुने गए थे और इनका निधन 1956 में हुआ था। तो निश्चित रूप से गणेश वासुदेव मालवंकर साहब का जन्म आज ही के दिन 1888 में हुआ था। तो दोस्तों आज का जो यही था। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। अच्छा लगता है तो लोगों के बीच जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।